है और क्या बीजेपी में जश्न जैसा कोई माहौल दिख रहा है? हालांकि तरुण चुग ढोल बजाते हुए दिख गए हैं। देखिए, दोनों जगह वेट एंड वॉच की स्थिति है। हालांकि जो आंकड़े हैं, वो जो जादुई आंकड़ा होता है 272 का, वो जरूर एनडीए पार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से 400 पार की बात करते हुए नजर आ रहे थे, उस प्रकार की जो चीजें हैं वो अभी जो रुझान है या फिर कहें कि जो आंकड़े जैसे जैसे सामने आ रहे हैं उसमें देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आंकड़े अगर हम बात करें, आंकड़ों के लिहाज से दोनों पार्टियों की बात करें, बेशक एनडीए जो है 300 के आसपास देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो भी जो है कहीं ना कहीं कैच करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे दिलचस्प बात की, दोनों पार्टियों के जो शीर्ष आला कमान है वो अब आगे की रणनीति बनाने में जो है कहीं ना कहीं जुट गए हैं कि किस तरीके से जो है जो अब गठबंधन के साथ ही देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इस बार अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या अकेले दम पर सरकार बनेगी या फिर गठबंधन के साथियों के साथ सरकार बनती हुई नजर आएगी। हम देखेंगे कि किस तरीके से गठबंधन के जो सहयोगी रहेंगे वो महत्वपूर्ण होंगे। इस वक्त मैं कांग्रेस दफ्तर में हूं, आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार का जो माहौल है कांग्रेस दफ्तर में इस वक्त जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। अब से कुछ ही देर बाद 5:30 बजे के आसपास जो राहुल गांधी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो है नजर आएंगे। पल पल जो नजर है कांग्रेस वॉर रूम जो है वो तमाम जो रिजल्ट आते जा रहे हैं या फिर कहें कि तमाम जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर जो है बनाए हुए, जो क्लोज फाइट की सीट है जहां पर मार्जिन जो है 5,000 10,000 के आसपास देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर जो है खासतौर पर नजर जो है कांग्रेस आलाकमान बनाया हुआ। और अलग अलग तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा को लेकर भी एआईसीसी की तरफ से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि सोनीपत सीट पर जो काउंटिंग है वो क्यों रोकी गई है, इस प्रकार की चीजें भी निकलकर सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन से भी जो है वो जो कांग्रेस का डेलीगेशन है वो मिलता हुआ जो है नजर आया। तो तमाम एक लंबे अरसे बाद अगर हम कहें कि कांग्रेस में इस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कांग्रेस को खुद ये नहीं लग रहा था, हम बात करें तो, कि इतनी जो मेजोरिटी है वो इंडिया गठबंधन की देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन एक लंबे समय बाद 2019 के चुनाव की बात करें, वहां इस तरह की तैयारी नहीं थी। लेकिन इस बार कांग्रेस में तैयारियां की गई थी विशेष तौर पर, और जिस प्रकार के नतीजे अभी देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं वो नतीजे बिल्कुल जब सटीक आ जाएंगे तो उसके बाद किस प्रकार की जो शीर्ष नेतृत्व की रणनीति रहती है वो महत्वपूर्ण रहेगी। स्पर्श, आप एआईसीसी में है, लेकिन मैं बीजेपी मुख्यालय की जानकारी भी लेना चाह रहा हूं। क्या कुछ ऐसी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, जो विस्तार कार्यालय है जहां पे संबोधन होता है? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो रिकॉर्ड बनेगा, और ऐसा रिकॉर्ड दशकों बाद बनेगा। बीजेपी उस सिचुएशन में है, अपने दम पर बहुमत में नहीं लेकिन उस सिचुएशन में है। क्या प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, इसकी क्या संभावनाएं हैं? बिल्कुल, देखिए, सुबह बीजेपी सोर्सेज ने जानकारी दी थी कि करीब 7 बजे के आसपास जो प्रधानमंत्री है वो जो बीजेपी का विस्तारित कार्यालय है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेन कार्यालय है उसके सामने है, वहां पर पहुंचते हुए जो है नजर आएंगे। ऐसे में अब जैसे जैसे ये आंकड़े जो बता रहे हैं कि 291 या 295 के आसपास भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए के साथ मिलाकर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जब फाइनल टैली आती हुई नजर आएगी, जब ये लग जाएगा कि आखिरकार जो जीत है वो तमाम प्रत्याशियों की इतनी हो गई है कि जो एनडीए है वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, उसके बाद एक कॉल कहीं ना कहीं लिया जाएगा। लेकिन इस बीच हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। जेपी नड्डा जो है उनके आवास पर बड़ी बैठक होती हुई नजर आई, अमित शाह थे, राजनाथ सिंह थे, वो अपनी अलग एक जो है किस प्रकार से जो है तमाम जो सहयोगी है, टीडीपी की बात की जाए, जेडीयू की बात की जाए, उनको किस प्रकार से जो साथ रखा जा सकता है उसको लेकर लगातार जो है मंथन देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। जानकारी ये भी मैं बता दूं, जो नागपुर है वहां पर आरएसएस एक अपनी बैठक जो है शाम को करता हुआ नजर आएगा कि इस प्रकार के जो नतीजे वो किस जो है कैसे देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम मंथनों का दौर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आंकड़े स्पष्ट होते हुए नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के भी और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी है उनको मिलाकर उस पर जो है कहीं ना कहीं डिपेंड लेगा। लेकिन तमाम तैयारियां जो है मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में इस प्रकार से की गई है कि उनकी सरकार जो है बनती हुई नजर आ रही है, और जैसी स्थिति स्पष्ट होगी प्रधानमंत्री जो है खुद जो है पहुंचकर तमाम कार्यकर्ताओं का जो धन्यवाद है वो करते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिए, ताजा अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। और अब बात हरियाणा की कर लेते हैं। हरियाणा में 5/5, और क्योंकि अब शाम का समय हो चला है, हो सकता है एक सीट में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप इस स्कोर को सेटल मानिए। हरियाणा में टाई हो गया है, लेकिन यह टाई बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। पिछली बार बीजेपी 10/0 थी, अब 5/5 हो गई है। 5 सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई हैं। रोहतक में कांग्रेस ने वापसी की है और प्रचंड जीत जो है हासिल की है, बहुत बड़ा मार्जिन है, 2 लाख से ज्यादा वोट से कांग्रेस ने, दीपेंद्र हुड्डा ने यह सीट वापस ले ली है बीजेपी से। संजय हमारे संवाददाता रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं।
संजय, रोहतक में ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस मजबूत है, लेकिन जो नतीजा है उसने दिखाया कि मुकाबला रोहतक में एक तरफा रहा। बिल्कुल वरुण जी, देखिए 2019 की अगर हम बात करें, यही कांग्रेस, यही प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशी आमने सामने थे, क्योंकि भाजपा से भी डॉक्टर अरविंद शर्मा थे और कांग्रेस से प्रत्याशी जो है दीपेंद्र हुड्डा थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारने वाले नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व है और गृह जिला है, गृह जिला में कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व दबदबा शुरू से ही बना रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2019 में ये सीट जो है कांग्रेस को गंवानी पड़ी थी। ऐसे में जो है लोग भी जो है कांग्रेस से हटते नजर आ रहे थे, लेकिन 2024 के चुनाव में साफ तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया है कि वो ताकत रखती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिखा दिया है कि वो अपने गृह क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ उनके यहाँ पर बनी हुई है। और गृह क्षेत्र की अगर बात नहीं, पूरे हरियाणा की बात करें, क्योंकि 5 सीटों पर कांग्रेस जो है अब पूरे हरियाणा में आगे चल रही है। रोहतक और सिरसा की अगर बात करें तो तकरीबन जो है दोनों सीटों को फाइनल माना जा रहा है, क्योंकि लगभग 3 लाख से ऊपर की 3,16,000 रोहतक की सीट का जो है आंकड़ा अभी बढ़त जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा बनाए हुए हैं। 11वां राउंड जो है शुरू हो चुका है। तो ऐसे में ये अंदाजा कयास जो है ये लगाए जा रहे हैं कि 3 लाख से ऊपर की जो है ये बड़ी जीत जो है होने वाली है। ऐसे में कुमारी शैलजा की बात करें तो सिरसा में कुमारी शैलजा भी जो है इसी तरह। चलिए संजय, सिरसा या दूसरे क्षेत्र में जाएंगे हम आपसे भी रोहतक की बात कर रहे हैं। पिछली बार कोसली ने भर भर के वोट दिया था बीजेपी को और वहीं से सारा परिणाम बदल गया था। इस बार क्या हुआ? इस बार क्या वहां भी गणित बिगड़ गया? हाँ बिल्कुल, देखिए वरुण जी, अगर हम बात करें कोसली क्षेत्र की तो अहिरवाल इस क्षेत्र को माना जाता है, क्योंकि ये कहें कि हरियाणा में जब भी चुनाव होता है तो जातिगत समीकरण जो है उसमें हैवी रहते हैं। लेकिन अब इस चुनाव में जो है जातिगत समीकरण नहीं चले, क्योंकि पिछले 2019 के चुनाव की अगर बात करें तो कोसली क्षेत्र जो है ऐसा क्षेत्र है जो कि अहिरवाल क्षेत्र जो कि भरपूर मात्रा में बीजेपी को वोट जो है मिले थे और जो है 7,500 के करीबन जो है डॉक्टर अरविंद शर्मा 2019 में विजयी हुए थे। लेकिन अभी वही कोसली 2024 में जो है एक बार राउंड जो है 1000 वोटों से जरूर पीछे रहे दीपेंद्र हुड्डा, लेकिन उससे बाद जो है धीरे धीरे वही आंकड़ा बढ़ता गया। ये कहें कि कोसली में भी कोई एक ऐसा जो है बढ़त जो है भाजपा को नहीं मिल पाई, क्योंकि ये आकलन किया जा रहा था कि कोसली से जो है भाजपा को बढ़त मिलेगी। जी संजय, आऊंगा मैं आपके पास। गुड़गांव चल रहे हैं, आकाश खुराना हमारे से जुड़ गए। आकाश, आज गुड़गांव में बड़ा मजेदार मुकाबला हुआ, मैच जैसा होता है वैसा लग रहा था। और जिस तरह की बढ़त राज बब्बर ने बनाई थी, एक बार को लगा था कि बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन नू मेवात के बाद जब मुझे लगता है ईवीएम गुड़गांव शहर की खुलनी शुरू हुई या अहिरवाल बेल्ट की खुलनी शुरू हुई, तो अब इस समय उनकी बढ़त 85,000 बताई जा रही है। शाम का समय हो गया, मुझे लगता नहीं है इसमें कोई चेंज होगा। मतलब एक बार फिर से राव इंद्रजीत ने अपना जलवा दिखा दिया गुड़गांव में। जी बिल्कुल, बात करें जब सुबह 8 बजे वोटों की जो गिनती है वो शुरू हुई और तकरीबन दोपहर के 1:30 बजे तक कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने बढ़त जो है वो बनाई हुई थी। लेकिन जब मेवात में वोटों की गिनती जो है वो शुरू की गई थी तो राज बब्बर हालांकि जरूर बढ़त जो है उन्होंने बनाई हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम की अगर बात करें गुरुग्राम की, तो जब वो ईवीएम जो है वो खुली उसके बाद राव इंद्रजीत लगातार जो है वो बढ़त बनाते हुए चले गए। अभी फिलहाल अगर बात करें तो 87,000 से ज्यादा बढ़त जो है वो राव इंद्रजीत सिंह ने वो बनाई हुई है और अभी 4 से 5 राउंड जो है वो अभी भी रह गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा रहा था कि हालांकि अच्छे वोट जो है वो जरूर कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने ली है, क्योंकि पिछले 2019 की अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो कैप्टन अजय सिंह यादव ने 4,95,000 वोट गुरुग्राम लोकसभा से लिए थे। लेकिन अब तक कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने 6 लाख से ज्यादा वोट जो है वो गुरुग्राम लोकसभा से ले चुके हैं। हालांकि फिलहाल अभी की बात करें तो 87,000 की बढ़त से राव इंद्रजीत सिंह वो आगे चल रहे हैं। जी आकाश, कौन से फैक्टर काम कर गए? क्या राज बब्बर का बाहरी होना वो काम नहीं कर गया? कांग्रेस की रणनीति ठीक थी, लेकिन जो राव इंद्रजीत का हम ये कह लीजिए जो कद है उसके सामने राज बब्बर छोटे पड़ गए? जी बिल्कुल, साफ तौर पे जब कांग्रेस ने गुरुग्राम लोकसभा से राज बब्बर को मैदान में उतारा तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जनता के मुंह से ये सुनने को मिला कि बाहरी व्यक्ति को जो है कांग्रेस ने मैदान में इस बार उतारा है। और राव इंद्रजीत के सामने, क्योंकि 2019 की बात करें या 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें, राव
इंद्रजीत के सामने वर्सेस राव को ही कांग्रेस जो है वो मैदान में उतार रही थी। लेकिन इस बार जो है एक पंजाबी समुदाय से जो है राज बब्बर वो आते हैं और काफी गुरुग्राम लोकसभा की अगर बात करें तो यादव बहुमूल्य गुरुग्राम लोकसभा में यादव बहुमूल्य वोट जो है वो काफी ज्यादा है। उसके बाद गुरुग्राम विधानसभा की अगर बात करें तो पंजाबी वोट जो है वो गुरुग्राम विधानसभा में काफी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में भी इस तरीके से पंजाबी जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। हालांकि रेवाड़ी से अच्छा खासा वोट जो है पंजाबियों का वो राज बब्बर को जरूर मिला है, लेकिन जिस तरीके से गुड़गांव की ईवीएम जब खुली तो यहाँ पे वोट बैंक जो है राज बब्बर का वो कम होता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पे राव इंद्रजीत ने बढ़त जो है वो बनाते हुए गुरुग्राम से बात करें, पटौदी से बात करें या बादशाहपुर से वो बढ़त बनाते हुए लगातार दिखाई दिए। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार नाम जो है वो कांग्रेस प्रत्याशियों के शुरू में चल रहे थे, उम्मीदवारों को लेकर राज बब्बर का नाम था, कैप्टन अजय सिंह यादव का नाम था, लेकिन राज बब्बर के नाम पर जो है कांग्रेस ने राज बब्बर को मैदान में उतारा और जो ये फाइट है कांग्रेस और बीजेपी की जो है वो हो गई थी। हालांकि अच्छे खासा वोट जो है वो राज बब्बर को मिला है गुरुग्राम लोकसभा से। जी चलिए मैं आपके पास लौटता हूं और एक बार फिर हम रुख कर लेते हैं संजय का। संजय, ये माना जाए कि थोड़ी देर में जश्न शुरू होगा क्योंकि टीस भी थी दीपेंद्र हुड्डा के समर्थकों में, कांग्रेस में 5 साल तक टीस रही है रोहतक सीट हार जाने की, तो तैयारी इस बार बढ़िया की थी उन्होंने। आप बिल्कुल देखिए वरुण, जैसे ही सुबह का जो पहला राउंड आया तभी दीपेंद्र हुड्डा जो है आगे चल रहे थे, उसके बाद दूसरा तीसरा राउंड आया तो दीपेंद्र हुड्डा की बढ़त जो है देखने को मिली। तभी जो है लगभग 11:30 बजे के करीबन जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थकों के बीच पहुंच गए और उनका जो चुनावी कार्यालय जो बनाया गया था वहां पर समर्थक जो है जुटना शुरू हो गए। उसके बाद स्क्रीन लगाई गई, समर्थक धीरे धीरे जुटते गए और बधाई एक दूसरे को देते गए क्योंकि जो बढ़त का आंकड़ा है वो ज्यादा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ रहा था। उनको भी लग रहा था कि ये सीट जो है अब पूरी तरह से जो है कांग्रेस के पाले में गई है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीतने वाले हैं। यही जो है कंटिन्यू दिखता गया क्योंकि 4 विधानसभा की रोहतक में जो है मतगणना हो रही थी। रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक विधानसभा भी जो है कोई अच्छी खासी जो है बढ़त नहीं दे पाई भाजपा को, और कलोई क्षेत्र जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ पैतृक गांव है, गढ़ माना जाता है, कौनसी है उनकी, तो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा को अच्छी बढ़त मिली है। महम क्षेत्र की अगर बात करें तो महम विधानसभा में भी जो है दीपेंद्र हुड्डा को बड़ी बढ़त मिली है। यही कहा जा रहा था कि बादली और बहादुरगढ़ में कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है दोनों नेताओं में रहने वाला है, वहां भी जो है दीपेंद्र हुड्डा को बढ़त जो है वो मिली है। तो ये कहें कि ऑल ओवर जो है तकरीबन हर इलाके से रहा, फिर अहिरवाल जो कोसली इलाका जो रिवाड़ी में पड़ता है उसमें भी जो है अच्छा खासा असर जो है देखने को नहीं मिला क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अहिरवाल बेल्ट है और इसमें जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें उठानी पड़ेगी। लेकिन अरविंद शर्मा यहाँ पर भारी मतों से जीतने वाले हैं। पिछली दफा की बात करें तो 60,000 से ज्यादा की वोट तकरीबन जो है भाजपा को वहां से मिले थे, लेकिन अब की बार जो है कहीं ना कहीं 25 से 30 हजार के करीबन वोट जो है वहां से मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये रहे कि कांटे की टक्कर जो है वहां कोसली में भी रही और दीपेंद्र हुड्डा अच्छा मार्जिन लेकर आगे बढ़ते रहे। इसीलिए जो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो एक स्थान पर जुटते रहे, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर जुटे और जो है बधाई देते नजर आए, लड्डू बांटते नजर आए, ढोल नगाड़ों के साथ नाचते नजर आए। अब जो है पूरी तरह से रथ तैयार कर दिया गया है दीपेंद्र हुड्डा का, वो अपने घर पे पहुंच चुके हैं और बधाई देने वाले उनको जो है कहीं ना कहीं तांता जो है वह लगा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में जो है जब ये फाइनल रिजल्ट जो 4 और राउंड रहते हैं उनका रिजल्ट जब आ जाएगा तो जो कहीं ना कहीं जश्न का माहौल होगा और दीपेंद्र हुड्डा जो है वो जो है शहर में से अपना रथ यात्रा जो है निकालते नजर आएंगे, लोगों का अभिनंदन करते नजर आएंगे और ये कहते नजर आएंगे कि एक बार फिर से जो है दिखा दिया कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनमें जश्न का माहौल है और अब धीरे धीरे जो है वो जश्न रोडों पर जो है देखने को मिलेगा। अभी जो है घरों पे और कार्यालय में जो है तक सीमित है, उसके बाद जो है आपको जैसे जैसे कार्यकर्ता जो है रोडों पर निकलना शुरू होंगे, डीजे अभी मेरे सामने से अभी डीजे निकला है, तो कहीं ना कहीं ये कहे कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल बढ़ा है। बड़ी जीत जो है दीपेंद्र हुड्डा की मानी जा रही है। शुक्रिया संजय और आकाश आपका जानकारी देने के लिए। दर्शकों को जानकारी दे देते हैं, अंबाला वरुण चौधरी लीड उनकी 41,000 से ऊपर की है, वो जीत रहे हैं। सिरसा कुमारी सैलजा 2,70,000 की लीड उनकी जीत हो चुकी है। हिसार से जयप्रकाश 49,000 लगभग 50,000 की लीड के साथ उनकी जीत तय दिख रही है।
सोनीपत जहां सुबह से कांटे का मुकाबला था, अब क्योंकि लीड 21,000 की है इसलिए यहां पर बहुत बदलाव की उम्मीद नहीं है। रोहतक दीपेंद्र सिंह हुड्डा 3,18,000 की लीड अभी बताई जा रही है, कुछ और राउंड बाकी है, यानी हरियाणा में सबसे बड़ी जीत उनकी दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जीत करनाल से आई, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2,11,260 की लीड उनकी रही। धर्मवीर लगातार तीसरा चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से लगभग 41,000 की लीड के साथ। कृष्णपाल गुर्जर भी लगातार तीसरा चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं 1,65,000 वोट की लीड के साथ फरीदाबाद में। कांटे का मुकाबला देखने को मिला कुरुक्षेत्र में, जहां नवीन जिंदल फिलहाल 27,000 वोट से आगे चल रहे हैं, फैसला कभी भी हो सकता है। पवन, ये जो नतीजे आए हैं, अगर हरियाणा की बात करें, बीजेपी के लिए सेटबैक है क्योंकि बार बार बात हो रही थी 10 सीटें रिपीट करने की, यह दिख रहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन 5-5 हो जाएंगी, क्या इसकी संभावना थी? बिल्कुल, देखिए हरियाणा के नतीजों की बात करें तो अब तक जो नतीजे सामने है उसमें 5-5 सीटें जो हैं वो मुकाबले में साफ तौर पर दिख रही है और बड़ी बढ़त के साथ जो है वो कांग्रेस जहां पर 2 सीटों पर है, जिनमें रोहतक और सिरसा है। हालांकि अब आधिकारिक घोषणा एक तरह से कह सकते हैं बाकी है, बाकी बड़ा जो है वो प्रचंड एक तरीके से बहुमत जो है वो रोहतक और सिरसा में कांग्रेस को मिला है। इंडिया गठबंधन हरियाणा में मजबूती के साथ लड़ता हुआ दिखा है 5 सीटों पर, जहां अब कांग्रेस को बढ़त है। वहीं कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र में भी नवीन जिंदल जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो इस वक्त 25,000 के करीब की लीड के साथ आगे हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता जो हैं वो मैदान में थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर इंडी गठबंधन के नाते जो है वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। हालांकि इस वक्त बढ़त पर यहाँ नवीन जिंदल है। इसी तरीके से बीजेपी के लिए जो सबसे सुखद परिणाम रहा है वो फरीदाबाद का रहा है और करनाल का रहा है। गुरुग्राम में अब जो है वो दोपहर बाद एक तरीके से राहत की खबर जो है वो निकल कर आई है, क्योंकि दोपहर से पहले लगातार जब तक जो जिला है जिसमें 4 विधानसभा क्षेत्र है वहां की जब तक मतगणना रही तब तक लगातार राज बब्बर ने बीजेपी खेमे की, राव इंद्रजीत की मुश्किलें जो है वो बढ़ाई रखी। 2.5 लाख से ज्यादा की लीड जो है वो नूह जिले की जो 4 विधानसभा है वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर को मिली, लेकिन अब जो है वहां पर राव इंद्रजीत जो है वो लीड कर रहे हैं और 500 सीटें जिसमें बीजेपी को बढ़त है उसमें राव इंद्रजीत भी शामिल हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है और कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की एक मजबूत वापसी जो है वो हरियाणा में साफ तौर पर अभी तक का जो रुझान है, आधिकारिक औपचारिकताएं जो है वो बाकी है हालांकि, लेकिन जो अब तक का जो सामने नतीजा आ चुका है उससे साफ है कि एक मजबूत वापसी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की हरियाणा में नजर आई है। भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक उन्हें नतीजा नहीं मिला है, क्योंकि 2019 में 10 की 10 सीट। पवन, एक सवाल है मेरा इसमें, जो बीजेपी का वोट परसेंटेज है वो 46% के आसपास है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मिला के 47 है, यानी ये वोट परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी ने बहुत खराब परफॉर्म नहीं किया है। पिछली बार 58% था लोकसभा चुनाव में, इस बार बीजेपी के सामने गठबंधन का 1% का फर्क है। ये क्या माना जाए कि क्या समझने में गलती हुई, उम्मीदवारों के चयन में गलती हुई, या जो माहौल था उसकी वजह से ये नतीजा है? देखिए वरुण, अगर हम ये कहें कि 40% के करीब वोट जो वो बीजेपी का है और 58 से उनको जो नुकसान हुआ वो करीब 10-12% का हुआ, और वहीं हरियाणा में इस वक्त इंडिया जो गठबंधन है कांग्रेस का उसको 47% वोट जो है वो मिल रहा है और 5 सीटों पर जो है वो कांग्रेस और इंडिया का जो गठबंधन है वो आगे नजर आया है। तो आप इसको इस तरीके से देखिए कि 2019 में कांग्रेस के पास वोट प्रतिशत कितना था, उस वक्त कांग्रेस के पास जो वोट प्रतिशत था उसमें इस बार कांग्रेस ने एक मजबूत वापसी की है। बीजेपी के पास जो वो बहुत ज्यादा जो वो एक तरीके से 10-12% वोट उनका जो कम हुआ है उसमें कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो एक मजबूत रणनीति के साथ कह लीजिए या उम्मीदवारों के चयन पर कह लीजिए एक मजबूत रणनीति के साथ हरियाणा में इन नतीजों में फिलहाल ये नजर आ रहा है कि सफल होती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी 9.5 साल से हरियाणा में सत्ता में है,
केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद अगर आपका 12% के वोट कम हो रहा है और 5 सीटों का अगर आपको नुकसान उससे हो रहा है तो आपके लिए एक बड़ा झटका है, चूंकि आप प्रदेश में सत्ता में है और 9.5 साल से आपकी पार्टी लगातार सत्ता में है, इसके बावजूद आपको 12% का नुकसान है। लेकिन कांग्रेस जिसके पास संगठन नहीं है, अलग अलग गुटबाजी है, धड़ों में कांग्रेस हरियाणा में बंटी हुई है, टिकट वितरण से पहले से लेकर टिकट वितरण के बाद कांग्रेस के नेताओं की खींचतान, सब चीजें सबके सामने रही। रोहतक में कुमारी सैलजा के गुट ने प्रचार नहीं किया, हुड्डा ने और जो उनके गुट के नेता हैं उन्होंने सिरसा में प्रचार नहीं किया। इसके बावजूद उनके लिए जो नतीजे हैं वो राहत देने वाले हैं, चूंकि उनकी नेक टू नेक एक तरह से मुकाबला रहा और अब जो है करीब 25,000 से जो है नवीन जिंदल आगे हैं। लेकिन अभी फाइनल जो है फैसला या नहीं कहें फाइनल जो नतीजे वो नहीं आए हैं, कुछ राउंड जो भी बाकी हैं कैथल या गुलचीका की जो तरफ के। लेकिन कुरुक्षेत्र जिले में जो 4 विधानसभा हैं उनके नतीजे एक तरह से आ चुके हैं। पेहवा के अंदर जो है जो एक तरह से सुशील गुप्ता करीब 1,000-2,000 वोटों से आगे रहे और इसी तरह से थानेसर जो विधानसभा में नवीन जिंदल काफी बढ़त बना के उन्होंने रखी। लाडवा विधानसभा में भी नवीन जिंदल की काफी बढ़त रही और शाहबाद के अंदर जो है सुशील गुप्ता जो इंडिया गठबंधन के हैं उनकी बढ़त रही। तो एक तरह से माना जा रहा था कि लाडवा और पेहवा विधानसभा में सुशील गुप्ता काफी बढ़त लेंगे, लेकिन नहीं ले पाए। लाडवा में जो है नवीन जिंदल काफी बढ़त ले गए और उधर जो पेहवा के अंदर भी है जो सुशील गुप्ता की जो बढ़त है वो मात्र 1,000-2,000 पर रह गई। तो ये कह सकते हैं कि जो फिलहाल जो अंतर जो चल रहा है करीब 25,000 का, उसको पाटना शायद मुश्किल हो। अभी हालांकि कुछ राउंड जो बचे हुए हैं लगातार जो है नेक टू नेक एक तरह से मुकाबला रणदीप और मैं आपके पास लौट रहा हूं, आप रहिए। पवन सिवर हमारे साथ। पवन, एक दिलचस्प बात यह है कि आईएनएलडी और जेजेपी का भविष्य क्या है? 1% से कम वोट मिला है जेजेपी को। पिछली बार लोकसभा में 5-6% तो था, इस बार तो 1% से नीचे चले गए। आईएनएलडी वही 1.5%, 0.25% पे है। और जो पार्टी के प्रमुख हैं, सर्वे सर्मा हैं, वो मुकाबले में कहां है वो दिख ही रहा है। चाहे वो हिसार की बात कर लीजिए, चाहे वो बात कर लीजिए आप कुरुक्षेत्र की। पार्टियों का भविष्य क्या रहने वाला है? या विधानसभा में बिल्कुल चीजें बदल जाएंगी? देखिए, अभी जिस तरीके के नतीजे आए हैं उससे सबसे बड़ी जो चिंता करने की जरूरत है वो इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी को करने की जरूरत है, क्योंकि इस लोकसभा के चुनाव में जो परिवार खुद मैदान में थे, अभय सिंह चौटाला इनेलो की तरफ से कुरुक्षेत्र से मैदान में थे, हिसार से जो है वो सुनैना चौटाला इनेलो से उम्मीदवार थी, या फिर जेजेपी से नैना चौटाला जो है वो मैदान में थी। और काफी निराशाजनक जो वोट जो है वो इन परिवार खुद का परिवार के चेहरे मैदान में होने के बावजूद जो है वो नहीं मिला है। तो निश्चित तौर पर इनेलो और जेजेपी के लिए एक बड़ी जो वो मंथन कह लीजिए, बड़े चिंतन कह लीजिए, उसकी जरूरत रहेगी, क्योंकि अब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव का एक औपचारिक ऐलान ही कह सकते हैं कि बाकी होगा, चूंकि अक्टूबर में चुनाव जो है वो विधानसभा का प्रस्तावित है और करीब 90 दिन का वक्त हम मान सकते हैं कि 90 दिन का वक्त है। 90 दिन के बाद जो है वो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज जाएगा और उसकी चुनाव की आदर्श आचार संहिता जो है वो लग जाएगी। तो ऐसे में इस 90 दिन में जेजेपी या इनेलो किस रणनीति से कैसे वापसी करेगी, ये बड़ी चुनौती इन दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर रहेगी। और अब जिस तरीके के नतीजे रहे हैं, चाहे भिवानी में जेजेपी के उम्मीदवार को जो वोट मिले उसकी बात कर लीजिए, या अन्य जगहों पर जहां उम्मीदवार जेजेपी के थे या इनेलो के थे, उनको काफी निराशाजनक जो है वो प्रदर्शन उनका रहा है। और बहुत ज्यादा जो है वो एक तरीके से कई जगह पर नोटा के मुताबिक से भी कम वोट की स्थिति में जो है वो इनेलो के उम्मीदवार, जेजेपी के उम्मीदवार नजर आए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि 2024 के विधानसभा के चुनावी रण में सबसे बड़ी मुश्किल चुनौती जो है वो इनेलो और जेजेपी के सामने रहेगी। 1-1.5% वोट के ऊपर जो है वो दोनों पार्टियां जो है वो अलग अलग अपने अपने स्तर पर सिमटी है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता की बात जो है वो इनेलो और जेजेपी के लिए है। और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को एक उम्मीद जगी है, एक बड़ी वापसी जो है वो करीब 10 साल के बाद जो है वो हरियाणा में कांग्रेस की हुई है, जिसमें इंडिया गठबंधन के नाते उन्हें आम आदमी पार्टी का साथ मिला है। जी।